वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे ना बहुत सारा क्वेश्चन डोमेन और रेंज के ऊपर। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगेन क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे हम सेम चीज बोलना चाहेंगे जो पिछले कुछ लेक्चर वीडियो में हम बोले हैं। क्या बोले थे हम कि एग्जाम में किसे बैठना है? वो जो 3 घंटा का एग्जाम होने वाला है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, उसमें किसे बैठना है? आपको बैठना है। वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आना है उस 3 घंटे के अंदर। तो वो 3 घंटे में आपसे क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा अगर आपको क्वेश्चन से लड़ने का आदत होगा, तभी सॉल्व हो पाएगा। आपको क्वेश्चन से लड़ना ही नहीं आता है तो आप वहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आ पाएंगे। क्वेश्चन से लड़ने का क्या मतलब है? क्वेश्चन से फाइट करने का क्या मतलब है? कि आप में हिम्मत होना चाहिए कोई एक नया क्वेश्चन देख करके सॉल्व करने का। वो तभी आपके अंदर डेवलप हो पाएगा जब आप पहले से उसका प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो ये लेक्चर वीडियो पूरा तरह से डिस्कशन लेक्चर वीडियो है। इसमें लगभग 10 सवाल हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो सवाल आप खुद से पहले से सॉल्व करके नहीं आएंगे तो फिर आपको क्या समझ में आने वाला है? नहीं, समझ में तो आएगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा ना कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, जबकि आप नहीं, हम सॉल्व कर रहे हैं। हम मतलब हम सब मिल के सॉल्व कर रहे हैं, आप एक अकेले सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आपका एक अटेम्प्ट लेना तो बनता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर होगा ये ना कि आपको लगेगा कि हाँ, आपसे तो क्वेश्चन, आपको तो सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा सवाल ना पिछले लेक्चर वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इन सभी सवालों का। और अगर ये लेक्चर वीडियो आप तक पहुंच रहा है, मेरा बात आप तक पहुंच रहा है, मतलब ये लेक्चर वीडियो भी अपलोड हो चुका है, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में ये सारा का सारा सवाल दिया हुआ है। ड्राइव लिंक वहां पर दिया हुआ है, तो उस पर जाके क्लिक करें और सारा का सारा सवाल एक बार खुद से सॉल्व करके आए। फिर इस डिस्कशन लेक्चर वीडियो को आप देखें, जहां पे दिक्कत होगा वो देखेंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप मान लीजिए सॉल्व करने बैठे, 10 सवाल है तो लगभग आपको कितना टाइम लगेगा? ज्यादा ज्यादा 1 घंटा, 1 घंटा नहीं 2 घंटा मान लेते हैं। लेकिन 2 घंटा अगर आप बैठ करके दे दिए, ऐसा लगेगा नहीं 1 घंटा ठीक है, लेकिन अगर मान लेते 2 घंटा लगा भी, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, कुछ सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए टेंशन क्यों लेना? ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो है ना, यहाँ पर तो सब कुछ हम डिस्कस कर ही रहे हैं। आपसे पहले भी हम कहे थे कि हम किसी भी पार्ट को छोड़ेंगे नहीं और बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बट साथ ही साथ आपको हम ये भी बोले थे कि आपका सिलेक्शन अगर कोई करा सकता है ना इस धरती पर, तो वो सिर्फ आप खुद है, नहीं तो कोई नहीं सिलेक्शन आपका करा सकता है। आप जब तक खुद से कलम नहीं चलाएंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं करा सकता है। आपका सिलेक्शन अगर कोई करा सकता है तो वो आप खुद है। तो आपको मेहनत करना होगा। आप ऐसा ना सोचे कि हम सिर्फ लेक्चर वीडियो देखेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब तक आप खुद से सवाल नहीं लगाएंगे, कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। बस आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ओके ओके, बट एक्चुअल में नॉट ओके नॉट ओके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो जितना भी डिस्कशन लेक्चर वीडियो है उससे पहले आप क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट लेकर के आए, फिर यहाँ पर आकर के देखें कि हाँ, जिस सवाल में आपको दिक्कत हो रहा था वहां पे एक्चुअल में आपको क्या दिक्कत हो रहा था। और यहाँ पर तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से बता दिए, आपको हम सच बता रहे हैं। कोचिंग वगैरह में क्या होता है ना, कोचिंग मतलब या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं 1 से लेकर के 10 तक आपको होमवर्क मिला है कि हाँ 1 से लेकर के 10 तक ये क्वेश्चन आपको करके आना है। और मान लेते हैं आपको किसी एक सवाल में डॉट है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो हाथ उठा के बोलने में ही दिक्कत होता है। बहुत लोगों को हाथ उठा के नहीं बोल पाते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है। और वहां पे सर ऐसे होंगे ना, आपको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किसी कोई दिक्कत, 2 दिक्कत, 3 दिक्कत, देखेंगे कोई नहीं उठा रहा हाथ तो आप भी नहीं उठाएंगे, कोई नहीं उठा रहा है तो आप भी नहीं उठाएंगे हाथ। ऐसा होता है और वो आपका डॉट बना रह जाएगा जिंदगी भर के लिए। ये होता है वहां पे। और इसमें गलती किसका है? जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनका नहीं, उनका गलती नहीं है। ऐसा भी हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ और सिर्फ आपका गलती, लेकिन हमारा क्या बचपन से याद बना रहता है ना कि हम पूछने से डरते हैं कि हाँ इसमें मुझे डॉट है। हमें ऐसा लगता है कोई हंस दिया तो, ऐसा लगता है ना हमें कि अगर कोई हंस दिया तो मजाक बन गया तो हमारा। बट ये आप सोचिए ना कि आप क्या करने निकले हैं। आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो आप करिए ना। अपने टीचर से पूछिए कि हाँ मुझे इसमें डॉट है, इसमें ये दिक्कत है, वो बताएंगे आपको।
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो भी आपका मजाक बना दे। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वो भी बोल देंगे कि अरे तुम्हें ये क्वेश्चन में डॉट है, इतना छोटा सा क्वेश्चन में डॉट है, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आता, ज़्यादा ज़्यादा ये बोलेंगे। लेकिन एट द एंड वो भी उसका सॉल्यूशन बताएंगे ना, वो भी बताएंगे ना कि हाँ इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और देखिए आपको हम सही बात बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसा नहीं करते हैं, वो समझते हैं इस बात को और आपका डॉट क्लियर करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा डॉट हो। ठीक है, कई सिर्फ कुछ ही बार होता है ऐसा कि बच्चे हर सवाल में ही डॉट पूछे जा रहे तो टीचर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसे इन जनरल वो भी आपका भला ही चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो आपको अगर मान लीजिए आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पूछने का आदत आपके पास होना चाहिए। छींक आ रहा है यार, गर्मी बहुत है ना, देखिए पसीना हो गया इधर उधर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे मुझे छींक होने लगता है। कोई बात नहीं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आप मान के चलते हैं ऐसा कि अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे तो आपसे, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तब तो ये दिक्कत खत्म, क्योंकि हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आपको डॉट हो या ना हो, हम तो सब कुछ डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको किसी भी सवाल में डॉट हो सकता है। तो हम क्या कह क्या रहे थे यार, कहाँ कोचिंग में हम पहुंच गए? एक सेकंड। छींक आने लगा यार, मुझे गर्मी से छींक आने लगता है मुझे, क्या करे? बंद कर दे क्या पंखा? थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। पंखा और गर्मी जब एक साथ होता है ना, मतलब अलग तरह का गर्मी, उमस, ह्यूमिडिटी, उस तरह का गर्मी से मुझे थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हाँ एक अटेम्प्ट लेना तो आपका बनता है, आप पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके आए, ऐसा ना करें कि डायरेक्ट डिस्कशन लेक्चर वीडियो देख रहे हैं, ये काम बिल्कुल नहीं करें यार, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको मेहनत करने का आदत होना चाहिए, आपको क्वेश्चन से लड़ने आना चाहिए। क्वेश्चन से लड़ने का मतलब ये नहीं कि उस पर चिल्ला रहे हैं, क्वेश्चन से लड़ने का मतलब है कि आप उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, आप हर तरीके से सोच पा रहे हैं कि हाँ इसे कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये चीज़ आप करिए। ठीक है, और वैसे सारा का सारा क्वेश्चन तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, आएंगे अब क्वेश्चन पे, बहुत बात हो गया, अब बिना किसी देरी का आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन है लगभग लगभग इस डिस्कशन लेक्चर वीडियो में, और सबका हम तो सबका आंसर भी दे दिए हुए होते हैं, मतलब सबका आंसर भी यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा, सबका आंसर भी दिया हुआ रहता है, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं कि जो आप सॉल्व किए वो सही है कि नहीं, मैच कर लीजिएगा आंसर से सही है कि गलत। तो ठीक है, एक अटेम्प्ट आप लेकर के आइए, और लेकर के आ चुके हैं तो चलिए क्वेश्चन डिस्कशन हम शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये चीज़ मान लीजिए कोचिंग में होता है तो वहाँ पर ऐसे बोलते, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और अगर मान लीजिए किसी को डॉट नहीं है तो वो फिर आगे बढ़ जाते, और ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको क्वेश्चन नंबर 1 में डॉट ना हो, लेकिन वहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा गलती टीचर का भी नहीं है, वो क्या करेंगे, अब सामने से बच्चा बोलेगा ही नहीं तो वो क्या करेंगे, कैसे बताएंगे वो डॉट को? ठीक है, तो आपका टीचर आपको तभी बता सकते हैं जब आप उनसे बोलें कि हाँ मुझे इसमें डॉट है। हालांकि यहाँ पर ये सब दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ इज गिवन, हमारे पास फंक्शन एफ का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ए बी सी डी ई और एफ, मतलब ए से लेकर के एफ तक का आंसर बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1। तो -1 पे देख लेते हैं हमारा वैल्यू क्या है, -1 पे हमसे वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर -1 पे -1 के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं वाई हमारा क्या क्या है, -2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ ऑफ -1 इज -2। बात खत्म। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, ये तो बहुत ही आसान सवाल था ना, बहुत ही बेसिक। बी देखेंगे, बी में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू 2, मतलब एक्स का किस वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू 2 है हमारा, मतलब वाई का वैल्यू हमारा 2 है, वाई का वैल्यू हमारा 2 है। तो वाई का वैल्यू 2 एक किधर दिख रहा है हमें, कहां पर, -3 पर, और एक किधर दिख रहा है हमें। तो आप इस तरीके से y इक्वल टू 2 लाइन बना देंगे और फिर देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू देख लेंगे। तो -3 और 1 पर हम देख सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है, 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 फॉर एक्स इक्वल टू -3 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है,
स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। डोमेन बोले तो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप देख नहीं सकते हैं क्या कि कहाँ से कहाँ तक फंक्शन हमारा डिफाइंड है, मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्स का वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं -3 के पहले तो कोई ग्राफ ही नहीं है, और 3 के बाद कोई कर्व ही नहीं है। कर्व मतलब ये जो बना हुआ है हमारा, तो -3 के पहले कोई कर्व नहीं है, 3 के बाद कोई कर्व नहीं है, मतलब -3 से 3 के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -3 से 3, ठीक है। और इसी तरह अगर रेंज का बात करें तो, मतलब y का वैल्यू का बात करें तो हम देख सकते हैं मिनिमम -2 है और मैक्सिमम कितना है हमारा 3, इधर 3 है ना, मिनिमम -2 और मैक्सिमम 3, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा -2 से 3। तो इस तरीके से हम इसका सी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट इंटरवल इज एफ इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्स का किस वैल्यू पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो देख लेंगे एक्स का किस पार्ट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग पहले भी सब सुने हैं क्या। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ, और डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है हमारा, घटता हुआ। तो ये पता कैसे करेंगे कि किसी, मान लेते हैं किसी एक पार्टिकुलर एक्स पे फंक्शन हमारा बढ़ता हुआ है या फिर घटता हुआ है। ये अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। जब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा क्या होता है हमारा, मिनिमा क्या होता है हमारा। लेकिन अब यहाँ पर ये शब्द आ गया है ना इंक्रीजिंग, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग क्या होता है हमारा। मान लेते हैं हमारे पास एक कर्व है कुछ इस तरह का, एक्स वाई एक्सिस पे बना हुआ है ना। मान लेते हैं x = 2 पे हम देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये हम देखना चाहते हैं। मान लेते हैं 2 पे वैल्यू है इसका 3। तो आपको क्या करना है ना, आप देखिए कि x के बढ़ने पर फंक्शन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि x के बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, और x के घटने पर फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब 2 से अगर थोड़ा आगे बढ़े तो फंक्शन का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है, और 2 से थोड़ा पीछे हटे तो फंक्शन का वैल्यू हमारा घट रहा है। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं ना, क्या 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो 2 से अगर आगे बढ़े उससे कम है फंक्शन का वैल्यू। 2 से आगे बढ़े मतलब 2 प्लस एच मान लेते हैं, बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर जो जीरो से एकदम क्लोज है, मतलब 0 करीब वाला एकदम पॉजिटिव छोटा नंबर मान लेते हैं, ठीक है। और 2 से पीछे हटने पर, एक्स का वैल्यू कम करने पर फंक्शन का वैल्यू हमारा घट रहा है। तो f ऑफ 2 माइनस एच हमारा क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर क्लोज टू 0। तो 2 से घटने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं ना कि f ऑफ 2 बड़ा होगा f ऑफ 2 माइनस एच से। तो आपको क्या करना है, हर जगह सिर्फ आपको अगर मान लीजिए चेक करना है किसी x पर कि फंक्शन का नेचर हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आप ये चेक कर लीजिए। ये चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि x के बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है और x का वैल्यू घटने पर फंक्शन का वैल्यू हमारा घट रहा है। अगर ये आप चेक कर लिए तो समझ जाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग एट x = 2। तो इंक्रीजिंग आप कैसे चेक करेंगे, f ऑफ 2 प्लस एच देखेंगे और f ऑफ 2 माइनस एच देखेंगे, और देखेंगे कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब f ऑफ 2 प्लस एच आपका f ऑफ 2 से बड़ा होना चाहिए और f ऑफ 2 माइनस एच आपका f ऑफ 2 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 1, मान लेते हैं 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं वैल्यू 2 है। तो अगर आपको 1 के करस्पॉन्डिंग चेक करना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आप 1 के पहले तो कर्व हमारा है ही नहीं, तो आपको बस ये चेक करना होगा कि f ऑफ 1 जो है हमारा f ऑफ 1 प्लस एच से छोटा है कि नहीं। ये चेक नहीं करना होगा क्योंकि वो तो डोमेन में ही है, डोमेन में होना जरूरी है। f ऑफ 1 माइनस एच डोमेन में ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा ना हो कि 1 माइनस एच आप चेक करें, जो जिस x के लिए हमारा डिफाइन ही नहीं वहां पर चेक आप क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या चेक करना होगा, f ऑफ 1 प्लस एच हमारा f ऑफ 1 से बड़ा है या नहीं। अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग।
जैसा कि इस केस में देख सकते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 माइनस एच चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 माइनस एच हमारा है ही नहीं। 1 से छोटे, 1 से हल्का सा भी छोटा लेंगे उसके लिए कोई कर्व भी नहीं है हमारा, तो 1 माइनस एच के लिए हम चेक नहीं कर सकते। ये फंक्शन ही डिफाइंड है हमारा 1 के बाद के लिए, ये सबसे इंड पॉइंट वाला हम लिए ये एफ ऑफ 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं इंक्रीजिंग। हालांकि यहाँ पे डिक्रीजिंग का बात नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी डिक्रीजिंग देखेंगे, फिर भी हम डिक्रीजिंग देखेंगे कि डिक्रीजिंग हमारा क्या होता है। डिक्रीजिंग में उल्टा होगा, x का वैल्यू बढ़ने पर, मान लेते हैं ये x इक्वल टू 2 पे वैल्यू है इसका 3, x और ये रहा y एक्सिस। x का वैल्यू बढ़ने पर अगर y का वैल्यू घट रहा है और x का वैल्यू घटने पर अगर y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ने पर मतलब f ऑफ 2 प्लस एच पर वैल्यू घट रहा है ना, तो f ऑफ 2 हमारा बड़ा हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस एच से बड़ा हो जाएगा f ऑफ 2। और x का वैल्यू घटने पर मतलब f ऑफ 2 माइनस एच, s का वैल्यू घटने पर फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो f ऑफ 2 माइनस एच हमारा बड़ा हो जाएगा इस बार। तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 पर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग, यहां पे बोलेंगे डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 2, डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 2। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको कैसे पता करना है, एक तो कॉमन सेंस आपको बता ही दिया, और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो भी हम देख ही लिए। मतलब x के बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़े और x के घटने पर फंक्शन का वैल्यू घटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। और x के बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है और घटने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। और उसे लिखते कैसे, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा h इज क्लोज टू 0 एंड h इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है निगेटिव साइड से कहीं ना h बढ़ने लगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखे थे क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा h ग्रेटर देन 0। ठीक है, h क्लोज टू 0 एंड ग्रेटर देन 0, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं वो आपको समझ में आ गया। तो आपको बस ये चेक करना है, अगर ऐसा है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर ऐसा है तो डिक्रीजिंग होगा। और ऐसा भी हो सकता है ना, एक थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड पॉसिबिलिटी देखेंगे। अच्छा, इसमें ये भी बात का ध्यान रखिए, जैसे इसका बाउंड्री पॉइंट का उठा ले, मान लेते हैं ये है हमारा 3 और इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं 1 आ रहा है। तो यहाँ पे बस आपको ये चेक करने का जरूरत है कि f ऑफ 3 माइनस एच से, नहीं ये तो उल्टा लिख दिया ना, f ऑफ 3 माइनस एच से छोटा है कि नहीं, बस आपको ये चेक करने का जरूरत है। क्योंकि f ऑफ 3 प्लस एच आप चेक ही नहीं कर सकते, f ऑफ 3 प्लस एच आप चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि 3 प्लस एच डोमेन में ही नहीं है, 3 के बाद कोई कर्व ही नहीं है ना। मतलब ये डिफाइंड ही यहाँ से यहाँ तक के लिए, मतलब मैक्सिमम 3 के लिए ये डिफाइंड है, एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 3 के लिए ये डिफाइंड है, तो ये आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो आप डोमेन का खास ध्यान रखें, समझ रहे हैं, डोमेन का आप खास ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि डोमेन में ही ना हो। अगर 3 तक ही डोमेन है, तो अगर ये भी है तो आप बोलेंगे कि 3 पे क्या है आपका, 3 पे आपका डिक्रीजिंग है। क्या बोलेंगे यहाँ से, डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 3। तो बाउंड्री पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं वो भी हम देख लिए। डोमेन में होना बहुत जरूरी है, डोमेन में है तभी हम बात करेंगे कि इंक्रीजिंग है या उस पर डिक्रीजिंग है। तो अगर जो चीज़ डोमेन में नहीं उसमें आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है ना, इसे मान लेते हैं, इसे नंबर 1 बोल देते हैं, इसे नंबर 2 और एक और लेके चलिए नंबर 3। अच्छा, कुछ केस और आपको देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। इसमें बताइएगा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। बताइए 2 पर ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो आप कैसे पता करेंगे, आपको क्या बताएं, इंक्रीजिंग चेक करना है तो एफ ऑफ 2 देखिए, एफ ऑफ 2 मान लेते हैं ये 3 आ रहा है। ठीक है, उससे देखिए एफ ऑफ 2 प्लस एच से ये एफ ऑफ 2 हमारा छोटा है कि नहीं, और एफ ऑफ 2 माइनस एच से एफ ऑफ 2 हमारा बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ ऑफ 2 आपका क्या है 3, और 2 प्लस एच मतलब ये वाला कर्व आ गया हमारा, तो ये तो बड़ा ही है ना एफ ऑफ 3 से। हाँ, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो ये वाला कर्व आ गया और इससे बड़ा ही है ना एफ ऑफ 3,
एफ ऑफ टू था ना, हाँ एफ ऑफ टू बड़ा ही है, हाँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पर टू के अबाउट हम देख सकते हैं कि टू से हल्का आगे बढ़े तो फंक्शन हमारा बढ़ रहा है, और टू से हल्का पीछे हटे तो फंक्शन हमारा घट रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ टू पे कितना है हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह का डिक्रीजिंग का एक और केस लेते हैं। अगर ऐसा कुछ इस तरह का हम डिक्रीजिंग का केस ले लें और मान लेते हैं उसके बाद ये, तो टू पे मान लेते हैं इसका वैल्यू है 3। तो अगर टू के अबाउट हम देखें तो टू से इधर बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, और इधर बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू फिर ये कर्व में आ गया ना, फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग, ये कैसा हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग। तो जरूरी नहीं कि कर्व जो है हमारा वो कंटिन्यूस भी हो, डिसकंटिन्यूस भी रह सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह से ब्रेक भी रह सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कंटिन्यूस पे कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूस पे कैसे, डिसकंटिन्यूस पे कैसे चेक करेंगे। आपको बस अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है कि टू के अबाउट अगर मान लें निकाल रहे हैं तो टू से अगर एक्स को बढ़ाए तो फंक्शन का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, और टू से अगर एक्स का वैल्यू घटाए तो फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, तो उस तरह एक्स इक्वल टू टू पे हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर एक्स का बढ़ाने से फंक्शन का वैल्यू घट रहा है और एक्स का घटाने से फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग, जैसा कि इस केस में हम देखें। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, और डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करेंगे, डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्स का वैल्यू पे ना फंक्शन ना फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। वो कैसे देखेंगे यहाँ पर, ऐसा करते हैं ना, एक स्लाइड ऐड करते हैं पहले। ये भी हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर एक्स पे ना एक्स का वैल्यू, ना फंक्शन का वैल्यू हमारा इंक्रीजिंग है ना फंक्शन का वैल्यू हमारा डिक्रीजिंग है। देखेंगे यहाँ पर डिटेल में तो अच्छे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करेंगे, जितना हमें अभी लगता है कि आपको बताना जरूरी है उतना आपको बताते हुए चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। ऐसा भी हो सकता है ना, क्वालिटी का आप ग्राफ देखे हैं क्या, मिनिमम कहां पर आता था, माइनस बी अपॉन टू ए पे। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछे माइनस बी अपॉन टू ए पे कितना आता था हमारा, याद है आपको, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो अगर आपसे हम पूछे माइनस बी अपॉन टू ए पे बताइए कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए, एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए प्लस एच चेक करेंगे, और एफ ऑफ, इधर थोड़ा लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए माइनस एच चेक करेंगे। अगर आप एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए प्लस एच चेक कर रहे हैं, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए से थोड़ा सा आप आगे बढ़े, तो आप देख सकते हैं कि हाँ माइनस बी अपॉन टू ए से ये बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है, बड़ा है। और अगर आप माइनस बी अपॉन टू ए से एक्स थोड़ा सा पीछे हटे तब भी आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन टू ए से बड़ा है, मतलब इधर अगर एक्स बड़ा तब भी बड़ा आ रहा है, इधर अगर एक्स बड़ा तब भी बड़ा आ रहा है। तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या, माइनस बी अपॉन टू ए से बड़ा माइनस बी अपॉन टू ए माइनस एच, ये लिख सकते हैं ना। ये क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए किसी भी हाल में दोनों से छोटा है, अगर एक्स आगे बढ़े या एक्स पीछे बढ़े दोनों से छोटा है। तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे कि माइनस बी अपॉन टू ए पे ये क्या है, लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, मतलब माइनस बी अपॉन टू ए पे इसका वैल्यू क्या है, हमारा मिनिमम। हालांकि ये तो क्वाड्रेटिक में भी हम देख चुके थे कि माइनस बी अपॉन टू ए पे हमारा मिनिमम देता है, और इस तरीके से भी हम फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन हम चेक कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर एक्स पे मिनिमा या मैक्सिमा है कि नहीं। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा, नहीं यहां पर मिनिमा हो जाएगा ना, मिनिमा, मिनिमम है, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू टू। और लोकल मिनिमा ही क्यों बोल रहे हैं, मिनिमा भी तो बोल सकते थे ना, अगर मिनिमम आ रहा है तो सिर्फ मिनिमा ही बोल सकते थे, लोकल मिनिमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी हो सकता है ना, अगर मान लेते हैं ये कर्व ऐसा हो तो यहां पर भी एक मिनिमा आएगा ना, तो एक से ज्यादा मिनिमा भी हो सकता है।
तो मिनिमा बोलना सही नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, क्योंकि एक से ज़्यादा कई बार हो सकता है ना, कि यहाँ पर भी आप देखिएगा एफ ऑफ टू प्लस यहाँ पे जो भी है एक्स का बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, घटने से भी फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एक से ज़्यादा मिनिमा भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं लोकल। लोकल मतलब टू पे हमारा मिनिमा है। इसी तरह अगर मैक्सिमा का बात करें तो क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं, डॉनवर्ड पैराबोला, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए बड़ा होगा किससे, एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए प्लस एच से ही बड़ा होगा, और एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए एफ ऑफ माइनस बी अपॉन टू ए माइनस एच से ही बड़ा होगा। मतलब एक्स का वैल्यू इधर बढ़ाइए तब भी फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, इधर बढ़ाइए तब भी फंक्शन का वैल्यू हमारा घट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि माइनस बी अपॉन टू ए पे क्या है हमारा, इस बार मैक्सिमम होगा ना, तो लोकल मैक्सिमा। और लोकल क्यों बोल रहे हैं वो भी आपको पता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू, ये टू नहीं था ना, माइनस बी अपॉन टू ए था, वो करेक्ट कर लीजिएगा, माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है। और लोकल क्यों बोल रहे हैं वो आपको पता है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना, इसलिए लोकल बोल रहे हैं, इसलिए लोकल बोल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं ना, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और बताइएगा कि वहाँ पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर लोकल मैक्सिमा है, या फिर लोकल मिनिमा है, ठीक है। सवाल पे आएंगे, अभी ऐसा मत सोचिए कि सवाल डिस्कस कर रहे थे ये किधर आ गए हम, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ है यार ये, एक सेकंड। हाँ, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप ले क्या, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप लेते हैं, ठीक है। टू पे चेक करके बताइए ये फंक्शन का नेचर हमारा क्या है। तो देखिए एफ ऑफ टू से अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर घट रहा है, मतलब एफ ऑफ टू से बड़ा होगा क्या, एफ ऑफ टू प्लस एच, और टू से पीछे घटने पर, एस का वैल्यू कम करने पर फंक्शन का वैल्यू हमारा घट रहा है, तो यहाँ से ये भी बोल सकते हैं एफ ऑफ टू से बड़ा होगा एफ ऑफ टू माइनस एच। तो एफ ऑफ टू छोटा नहीं हो गया अपने आसपास का वैल्यू से, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू टू। ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए यहाँ पर ये लिए, ठीक है। कुछ और केस लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं टू पर ही, टू पर वैल्यू मान लेते हैं थ्री है, यहाँ पर भी मान लीजिए थ्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ ऑफ टू आगे बढ़ने पर क्या हो रहा है, हमारा एस का वैल्यू घट रहा है, आगे बढ़े। अच्छा हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि हम एग्जैक्ट क्लोज टू टू देखते हैं, क्लोज टू टू देख रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू तो बढ़ा ही ना, टू पर क्या है हमारा थ्री, और टू से हल्का आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू तो हमारा बढ़ ही रहा है ना, और टू से पीछे हटने पर, टू से आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ा। इस कर्व को देखेंगे, फिर टू से पीछे हटने पर फिर ये वाला कर्व को देखेंगे, फंक्शन का वैल्यू तो हमारा बढ़ ही रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब नेबर में एकदम देखते एकदम करीब में कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है। यहाँ पर आते हैं, तो अगर टू से थोड़ा सा आगे बढ़े तो फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पे थ्री था और ये थ्री से कम ही है ना, जो भी है हल्का सा आगे बढ़े तो थ्री से कम ही है ना हमारा, ये वाला पोर्सन थ्री से कम ही है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ टू बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एच से। और टू से अगर पीछे हटे तो फिर इधर देखेंगे, ये भी तो हमारा थ्री से कम ही है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एफ ऑफ टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ टू माइनस एच। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
यहां से हम बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2। तो आपको करना क्या है कि आपको जिस पॉइंट के अबाउट चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा है या फिर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, उसी पॉइंट से हल्का सा आगे और हल्का सा पीछे देखें कि फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है। बस इतना ही करना है, हल्का सा आगे और हल्का सा पीछे। अगर हल्का सा आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है और हल्का सा पीछे घटने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इंक्रीजिंग है। क्या बोलेंगे हम? इंक्रीजिंग है। और हल्का सा आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है और हल्का सा पीछे जाने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग है। और एफ ऑफ 2 से मान लेते हैं 2 पे आप चेक करें और 2 से आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है और 2 से पीछे हटने पर भी फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब 2 पे क्या है हमारा? मिनिमा। और इसका उल्टा अगर ले ले, मतलब 2 से आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है और 2 से पीछे हटने पर फंक्शन का वैल्यू भी घट रहा है, मतलब दोनों पे घट रहा है, 2 से आगे 2 से पीछे दोनों पे, मतलब वहां पे क्या है? लोकल मैक्सिमा। डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात करेंगे, यहाँ पर इंक्रीजिंग आ गया था सब, तो इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लिए। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर डी, ऑन व्हाट इंटरवल इज एफ इज इंक्रीजिंग। तो एक्स का किस किस वैल्यू पे फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो आप देख सकते हैं -2 से लेकर के 3 तक एक्स का वैल्यू बढ़ने पे किसी पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पर, तो एक्स का वैल्यू बढ़ने पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है और एक्स के घटने पर फंक्शन का वैल्यू घट रहा है। तो -2 से 3 आप नहीं देख सकते हैं कि एक्स का बढ़ने से फंक्शन का वैल्यू हमारा बढ़ रहा है। तो जिस इंटरवल का ये बात कर रहा है वो इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? -2 से 3। कहाँ गया? इधर ही लिखे क्या? इधर तो पूरा जगह भर गया ना। डी इधर कर लेते हैं, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। ऐसा करते हैं ना, ये क्या हुआ? हो गया क्या ऐड? हाँ हो गया। हाँ हो गया। डी देखें, डी लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग कहाँ पर है? -2 से 3 आप कोई भी एक्स का वैल्यू उठाइए तो वहां पर तो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू -2 से 3। और बाउंड्री पॉइंट पे हमेशा चेक कर ले कि जो आप लिखे वो सही है या नहीं। तो अगर आप 3 पे देखेंगे तो 3 के आगे तो कुछ है ही नहीं, फंक्शन ही नहीं है हमारा डिफाइंड है, तो 3 से पहले चेक करेंगे। 3 से पहले फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, 3 से हल्का इधर आए तो एफ ऑफ 3 से कम ही है ना, तो हाँ यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है हमारा। -2 पे चेक करेंगे, -2 से आगे बढ़ने पर फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या, पीछे बढ़ने पर भी फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब एग्जैक्टली -2 पे अगर बात है तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, क्या है हमारा? लोकल मिनिमा। तो -2 इंक्रीजिंग में इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर -2 में हम क्या लगाएंगे? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली -2 पे फंक्शन हमारा क्या है? ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्या है हमारा? लोकल मिनिमा है -2 पे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, कहाँ थे हम? ये सॉल्व कर चुके हैं। अब ई पार्ट देखेंगे। इसका ई पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज, अच्छा 2 रखने पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? तो 2 रखने पर 2 रखने पर 2 रखने पर 2.5 से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो 2.5 से ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए कौन है, ये बी। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना क्या सोचना है? 2.5 नहीं, थोड़ा सा ऊपर लग रहा है ना, ये आधा से थोड़ा ऊपर ही लग रहा है ना, 2 आधा होता है 2.5, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब 2.8 एस्टिमेटेड, वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू ही बोला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एफ एक्स का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू हमारे 0 कहाँ पर है? तो 0 बोले तो एक्स एक्सिस देखिए कहाँ पर कट कर रहा है इस कर्व को, तो एक कट कर रहा है 0 से 1, ये 0.5 पर,
लगभग लगभग 0.5 पर, और 0.5 के करीब कौन सा है हमारा, ये है ना, ये तो 2 है ना हमारा। अच्छा देख लेते हैं, और कहाँ पर है, -2 का अप्रॉक्स कौन सा है हमारा, एग्जैक्टली -2.5 है, तो ये भी हमारा सही है। एक तो हम समझ गए -2.5, और ये 0.1 एग्जैक्टली हाफ पे कट कर रहा है क्या, ये देखना होगा यार, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर ये कहाँ पर कट कर रहा है ये बताया नहीं, और 0.5 के लगभग हमें दिख रहा है, तो 0.5 से थोड़ा कम ही दिख रहा है ना, 0.5 लगभग थोड़ा सा आगे ही आएगा। हाँ तो 0.3 हो जाएगा, फिर एग्जैक्ट हमें बताया नहीं है तो एस्टिमेट करने बोल रहा है, तो 0.3 सही है। हाँ 0.8 नहीं होगा, 0.5 के करीब 0.3 भी था, 0.8 भी है, लेकिन 0.8 नहीं होगा, क्योंकि 0.8 इमेजिन करीब 1 से ज़्यादा करीब होगा ना, और ये 1 से ये थोड़ा इधर है, तो 0.3 मुझे सही लग रहा है, एस्टिमेट करने बोला है तो 0.3 ही ज़्यादा सही लग रहा है, 0.3 हो जाएगा। तो ए और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एस्टिमेशन वाला बात बोला है ना, तो यार एग्जैक्ट ग्राफ हमें मालूम होना चाहिए, ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो 0.3 की जगह ये फिर 0.8 से गुजरता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर देख कर पता चल रहा है ये 0.5 है, तो 0.5 से कम पहले ही कट कर दे रहा है ना, 0.3 ज़्यादा बेटर है, तो 0.3 हो जाएगा हमारा, ए और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, अच्छा ऊपर भी एस्टिमेट करना ही बोल रहा था ना 2 पे, हाँ तो 2 पे तो 2.8 ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 1 पूरा सॉल्व कर लिया ना, 1 तो पूरा सॉल्व कर लिए, तो अब बढ़ेंगे 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, लेकिन उससे पहले ना यार थोड़ा पानी पी लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ द फंक्शन एफ एक्स। अच्छा इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ग्राफ बनाने बोल रहा है ना, तो सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है, तो x के पहले हमारा ग्राफ कैसा है 3 - x, तो 1 के पहले, तो यहाँ पर 1 इस तरीके से बना लेंगे, तो 1 के पहले क्या है हमारा 3 - x, एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू हमारा क्या है 3 - 1 2, तो 1 पे क्या है हमारा वैल्यू 2, और ये एक 3 - x हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप निगेटिव है, तो इधर जाएगा हमारा, 0 पे क्या वैल्यू आएगा हमारा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,3, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और 1 के बाद क्या है हमारा 2x, 1 पे क्या है हमारा 2, तो यहाँ से ही शुरू होगा, ये 2 है ना हमारा, तो यहाँ से ये होगा 2x कुछ इस तरह से, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 2x, और ये हो गया आपका y इक्वल टू 3 - x। तो इस तरीके से आप ग्राफ बहुत ही इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड अ फॉर्मूला फॉर ईच फंक्शन ग्राफ। अच्छा यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है और आपसे फंक्शन पूछ रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर, अगर आप सबसे पहले ए पार्ट को देखेंगे, ए पार्ट को अगर देखें तो 1 के बाद आपका नेचर चेंज हो रहा है, 1 के पहले ये है हमारा, 1 के बाद ये है, तो अगर आप, ये क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का आप इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, क्या बनेगा हमारा y 0,0 से पास कर रहे हैं ना, तो y इक्वल टू mx इस तरह से हो जाएगा आपका, y - 0, ये 0,0 है ना हमारा, 0,0, y - 0 इक्वल टू स्लोप हमारा क्या हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 - 0 x - 0, तो यहाँ से आ गया आपका y इक्वल टू x। और इसका अगर बात करें, सबसे पहले ये पॉइंट हमारा कितना है 2,0 ना, तो 2 पॉइंट पता है लाइन पर का, तो लाइन का इक्वेशन नहीं लिख लीजिएगा, क्या बनेगा आपका y -1 इक्वल टू 1 - 0 अपॉन 1 - 2 x - 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये -1 को उस तरफ भेजिए तो ये +1 बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ x - 1,
बोले तो 2 माइनस एक्स। तो ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या बनेगा, 1 के पहले, 1 के पहले क्या है फंक्शन हमारा, y इक्वल टू एक्स, और 1 के बाद क्या है हमारा 2 माइनस एक्स। सिंपल। तो इस तरीके से हम इसका ए पार्ट में फंक्शन लिख सकते हैं। अब इसका अगर बी पार्ट का बात करें, बी पार्ट का, बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में हमारा ये है ग्राफ और हमें फंक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे देखेंगे यहां पर। अगर x का वैल्यू हमारा 2 से लेकर के 1 है तो फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है 2, 1 इंक्लूड नहीं है, देखिए 1 पे ओपन है यहां पर, तो फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है 2। और x का वैल्यू 1 से लेकर के, अगर 2 है, 2 पे ओपन है ना, तो फंक्शन का वैल्यू 0। फिर अगेन 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर के 3 तक, अगेन 3 पे ओपन है ना, फंक्शन का वैल्यू क्या है हमारा 2। और अगेन 3 से लेकर के 3 और 4 दोनों पे इंक्लूड होगा ना, दोनों पे क्लोज सर्कल है हमारा, फंक्शन का वैल्यू क्या है हमारा 0। तो इस तरीके से हम फंक्शन इजिली लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा हाँ, यहाँ पर आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि 4 पे ये लाइन जा रही, नहीं, ये क्या है हमारा, ये बस ऐसे ही डैश दिखा रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 के पास लगा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है इससे। तो यहाँ पर ये फंक्शन ग्राफ में इंक्लूड नहीं है, ये जो डैश है हमारा, ये ग्राफ में कैसे वर्टिकल लाइन का भी ग्राफ में हो सकता है क्या। इसका मतलब फिर क्या हो जाता है कि 4 पे x इक्वल टू 4 पे फंक्शन का बहुत सारा वैल्यू है, बहुत सारा y आ जाता है ना हमारा, तो फिर फंक्शन ही नहीं रहता। तो ये तो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते थे कि ये 4 पे ये हमारा कर्व नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं है, वो बस ऐसे ही आपको दिखा रहा है, ऐसे ही, मतलब ऐसे डैश नहीं करते, कोई नंबर दिखाना था तो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, वही चीज़ है हमारा, ठीक है, नंबर दिखाने का तरीका है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर गिवन, मतलब एफ का और जी का दोनों का ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, और हमें ए से लेकर के एफ तक का आंसर बताना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है, देखेंगे ए पार्ट इसका। ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ, ए पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -4 एंड जी ऑफ 3। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ -4 देखना है। एफ हमारा क्या है, पर्पल वाला ग्राफ, तो -4 देखिएगा, तो यहाँ पर बना हुआ नहीं है, तो लिख लीजिएगा 1 2, ये क्या है हमारा 3, ये क्या है हमारा 4, और इधर -1 -2 -3 और -4, इधर ही बना ले क्या, 1 -1, ये -1 होगा ना, ये कर लीजिएगा, -1 -2 -3, इसी तरह इधर 1 2, और ये आ जाएगा हमारा 3, और ये 4। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हम बना लेंगे पहले। अब हमसे क्या पूछ रहा था, ये 3 अच्छे से लिखेंगे यार, 3 अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, 3, और ये 4 इधर क्यों लिखे हैं, इधर लिखे ना। हाँ आते हैं, एफ ऑफ -4 बोल रहा है, तो -4 पे पर्पल वाला हमारा एफ है ना, तो -4 पे हम देख सकते हैं क्या है हमारा -2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -2। और क्या पूछा था, जी ऑफ 3, जी ऑफ 3, तो जी ऑफ 3 पे देखिएगा, जी हमारा कौन सा है, ब्लू वाला, तो 3 पे देखिएगा, 3 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है 4, तो 3 पे हो जाएगा ये हमारा 4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट देखेंगे इसका, बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। एफ एक्स और जी एक्स का वैल्यू हमारा बराबर कहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -2 पे बराबर है और 2 पे बराबर है हमारा। तो एक्स का वो एक्स का वैल्यू पूछा है जिसके लिए एफ एक्स और जी एक्स हमारा बराबर है, तो क्या हो जाएगा -2 एंड 2, -2 और 2। ठीक है, ये कॉमा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, 2। सी देखेंगे, सी देखेंगे, सी हमसे क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू -1। एफ एक्स का वैल्यू -1, एफ एक्स हमारा क्या था पर्पल वाला ना, तो -1 देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू -1 हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू -1 हम ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे कि ये पर्पल ग्राफ को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, कि यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू हमारा क्या है -3,
और एक इधर भी कट कर रहा है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग एस का वैल्यू हमारा क्या है 4, तो -3 और 4 पर फंक्शन का वैल्यू हमारा एफ का वैल्यू हमारा क्या है -1। तो यहां से हम बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू -1 एट एक्स इक्वल टू, कहाँ पे था -3 और 4 पे ना, -3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। डी पार्ट देखेंगे, ऑन व्हाट इंटरवल एफ इज डिक्रीजिंग, फंक्शन का वैल्यू हमारा डिक्रीज किस इंटरवल में हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पे हमारा मैक्सिमा है, 2 के पहले भी फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, 2 से आगे बढ़ने पर ही फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, तो 2 पे तो हमारा मैक्सिमा है। लेकिन 2 के बाद आप देखिएगा फंक्शन का वैल्यू घट ही रहा है, एस का वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन का वैल्यू तो घट ही रहा है ना। तो 2 से लेकर के 4 तक, 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पे तो मैक्सिमा है ना, 2 से लेकर के 4 तक हमारा क्या है डिक्रीजिंग। अच्छा, ये मेरे डिक्रीजिंग लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, हम ऐसे लिखते हैं ना, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं कि एरो से आपको दिखा रहे हैं कि हाँ डिक्रीज हो रहा है, समझ जाइए। आपको बस समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में हालांकि इस तरह का भाषा यूज नहीं करता है। तो डिक्रीजिंग आप देख लीजिए कि फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे। ठीक है, 2 से लेकर के 4 तक, 2 ओपन 4 इंक्लूडेड। और ई में हमसे क्या बोल रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ, और एफ में क्या बोल रहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ जी। तो एफ और जी दोनों का डोमेन और रेंज निकालना है, तो पहले एफ का देख लेते हैं। एफ का अगर बात करें तो डोमेन एस का किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, -4 से 4 तक है हमारा ग्राफ, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा -4 से 4। और इसी तरह अगर रेंज का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, ये पर्पल ग्राफ कहाँ से कहाँ है -2 से लेकर के 3, तो ये हो जाएगा हमारा -2 से लेकर के 3। अब जी का देख लेते हैं कि डोमेन हमारा क्या है। जी का अगर डोमेन देखें, मतलब ब्लू वाला को देखिएगा, तो ये हमारा -4 से 3 तक, -4 से 3 तक। और f का वैल्यू -4 से 3 है, तो y का वैल्यू क्या क्या आ रहा है हमारा वो भी देख लीजिए। ये करीब आधा पे कट कर रहा है, तो 0.5 होगा हमारा, तो 0.5 मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 4 तक। तो y का वैल्यू 0.5 से लेकर के 4 तक है, अगर x का वैल्यू -4 से 3 है तो। ठीक है, रेंज क्या होता है हमारा कि x का वैल्यू पे y का क्या क्या वैल्यू हमें मिला, तो -0.5 से लेकर के 4 तक हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सारा का सारा हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज यूजिंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। हमें फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और हमें ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया है क्या, आपने कैसे सॉल्व किया था, कुछ आइडिया होगा आपको कैसे सॉल्व करते इसे। देखिए, सबसे पहले ग्राफ का बात करें ना, तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मुझे छोटा लग रहा है। ऐसा करते हैं ना, हम खुद से ग्राफ बनाते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, खुद से कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, देख देख के बस कॉपी पेस्ट करना है ना। इससे पहले थोड़ा थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे। कहाँ गया, एक सेकेंड। हालांकि मेरे पास एक और तरीका है, मेरे पास एक और तरीका है इसे बड़ा बनाने का। मेरे पास एक और तरीका है, बट हम फिर भी ग्राफ बनाएंगे, बस आपको दिखाने के लिए हम क्या कर रहे, दिखाने के लिए हम कर रहे हैं कि मेरे पास क्या वो तरीका है। ठीक है, थोड़ा अंदर चला जा, चला गया। हाँ, हालांकि हम बनाएंगे, एक जुगाड़ हम निकाले हैं जिससे ये ग्राफ हमारा बड़ा हो जाएगा। जुगाड़ क्या है देखिए, दिखा क्या किए हम, बस उसे खींच के बड़ा कर दिए, उसे खींच के हम बड़ा कर दिए। किसे खींच के, इस ग्राफ को खींच के हम बड़ा कर दिए। क्या इसी को यूज कर ले, बड़ा तो हो ही गया ना अब। नहीं, हम खुद से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरा मन है, क्योंकि मेरा मन है। तो ये जो हम किए हैं अभी, इसे हटा देते हैं फिलहाल।
अच्छा ये हटेगा नहीं क्या, कुछ और ना हट जाए। हाँ ठीक है, हट गया। कहाँ थे हम? हाँ इधर। बैटरी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी गायब हो जाए। हाँ तो हम ये ग्राफ बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सीधा कर लेंगे इसे, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 2, इधर ही बनाते चलिएगा, 1 2 3 4 5, और ऊपर तक जा रहा है हमारा, ठीक है। इधर 3 4 5, ये 4 थोड़ा और बड़ा लिखिएगा, और इधर 6, और इसी तरह इधर, ठीक है। इधर आ जाए, -1 -2 -3 -4, और इसी तरह इधर बढ़ते चला जाएगा। इधर -1, ये थोड़ा तिरछा हो गया ना, कोई बात नहीं। इधर मान लीजिए -2, और इसी तरह इधर बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, और ये रहा आपका वाई एक्सिस। अब क्या क्या था हमारा वो देख लेते हैं। 1 पे 2, 1 पे 2 इधर कहीं था, तो इधर, और वो कहाँ तक जा रहा है, 2 पे -1, तो इस तरीके से -1 इधर है ना, 2 पे -1 इधर है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा, 2 पे -1, और फिर ये इस तरीके से 3 पे जा रहा है। हाँ ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। फिर -1 से 1 तक क्या है इसका वैल्यू, 3, -1 से 1 तक इसका वैल्यू क्या है, 3, और -1 पे क्या है एग्जैक्टली, 3। तो यहाँ पर भी क्लोज सर्कल 3 था, क्या था, 3 है, 3 है, 3, 3 और ऊपर जाएगा। और यहाँ पे 1 पे ये ओपन सर्कल है। और अच्छा एक यहाँ पर ऐसा करते हैं ना कि समझने में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए कलर अलग अलग यूज करते हैं। तो ये कलर मान लेते हैं ग्रीन, ग्रीन से यूज कर लीजिए, और इसे भी कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लेते हैं ब्लू, तो इसे ब्लू से कर लीजिए। और एक और कोई तीसरा कलर ले लेते हैं, कौन सा ले लें, स्काई ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। -1, से कहाँ तक जा रहा है, -3, 3 तक, तो -3, 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे, तो ये यहाँ पर है। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बस देख कर ही हम ड्रॉ किए इधर से, हम इसमें ऐसा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाए, जो था वही छाप दिए, ठीक है। हालांकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट कुछ कुछ बेसिक बात अगर आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं क्या, हम इसके लिए फंक्शन लिख सकते हैं क्या, मतलब ग्राफ देख करके लिख सकते हैं क्या। हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिएगा यहाँ पर। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, अगर इससे पूछे तो ये कर्व हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, नंबर 1, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने की बात करें तो ये पॉइंट कितना है हमारा, ये पॉइंट है हमारा -3, 3, ये पॉइंट कितना है हमारा, -3, 3, और ये पॉइंट कितना है हमारा, -1, 1, और इधर इस पॉइंट का अगर बात करें तो 1, 2, इस पॉइंट का अगर बात करें तो ये पॉइंट है हमारा -1, नहीं 2, -1, 2, -1। तो देखिए सबसे पहले अगर इस जिस कलर का ग्राफ है ना, जिस कलर का कर्व है उसी कलर से हम इसका लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 इसका अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, क्या बनेगा हमारा, y -3, 2 पॉइंट है लाइन पर का, तो नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या बनेगा y -3
इक्वल टू स्लोप, स्लोप हमारा कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, और x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 3 माइनस 1 2 और नीचे में माइनस 2 x प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका y इक्वल टू 3 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 3 और इधर से माइनस एक्स माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 2 माइनस एक्स। तो ऐसा करते हैं ना, फंक्शन इधर लिखते चलते हैं, फंक्शन इधर लिखते चलते हैं। जब x का वैल्यू हमारा -1 से -3 से अगर -1 है तो फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। आगे बढ़ेंगे, अब -1 से 1 के बीच अगर बात करें तो फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है 3, तो ये भी लिख देंगे 3। ऐसा करते हैं जो कलर से था उसी कलर से लिखते हैं, जिससे आपको बात को समझने में आसानी होगा। 3 कब, जब x का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ -1 पे इंक्लूड है ना, ये -1 पे 3 है, यहाँ पर क्लोज सर्कल है, तो ये -1 से लेकर के -1 से लेकर के कहाँ तक है 1 तक, 1 पे ओपन। फिर आता है ये रेड वाला, रेड वाला को हम सॉल्व करेंगे। रेड वाला भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा y माइनस 2 पॉइंट हमें मालूम है 1, 2 और 2, -1। तो क्या बनेगा हमारा y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 माइनस 2 x माइनस 1। तो ये हो गया आपका -3, ये कितना हो गया 3 और नीचे -1, तो -3x प्लस 3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से y हमारा क्या आ गया -3x 5 माइनस 3x 5 माइनस 3x। तो जब x का वैल्यू आपका 1 से लेकर के 2 है तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू 5 माइनस 3x। ठीक है, क्या मिलेगा हमें 5 माइनस 3x। अब 2 से अगर बात करें तो ये ग्रीन वाला का बात करते हैं। ग्रीन वाला किधर लिखे, कहीं जगह बचा क्या, इधर लिख लेते हैं ग्रीन वाला। 4th नंबर ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाला का इक्वेशन लिखना चाहे तो वो क्या बनेगा, ये क्या है हमारा 3, 0। तो 2 पॉइंट पता चल गया लाइन पर का, तो इक्वेशन लिखेंगे क्या बनेगा हमारा y माइनस 0 इक्वल टू 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 x माइनस 3। तो यहाँ से मिलेगा हमें y इक्वल टू x माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3। जब x का वैल्यू 2 यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था ना, हालांकि 2 पे तो दोनों से सेम ही हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बार इंक्लूड कर दिया है तो इसमें अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन लिखने का जरूरत नहीं, 2 यहाँ तक डिफाइन है ना, तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखिएगा आप, 2 से लेकर के 3 पे इंक्लूड होगा ना, तो इक्वल टू 3 क्लोज सर्कल है ना यहाँ पर 3 पर, तो 3 भी इंक्लूड है हमारा डोमेन में। ठीक है, तो -3 से लेकर के 3 तक हम फंक्शन लिख चुके हैं। तो इस तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं। अब आते हैं सवाल पर। सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा ये है ABCD चारों पार्ट है, तो चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो पहला देखेंगे ए नंबर, ये में क्या बोल रहा है कि fx हमारा कहाँ से कहाँ है 0 से 1 तक, तो हमें x का वैल्यू बताना है क्या क्या होगा। अगर fx का वैल्यू 0 से 1 है, इसी ग्राफ में देखेंगे, इधर नहीं देखने का जरूरत है, इधर देखिए, जब बना ही लिए तो इधर देखिए। तो अगर fx का वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 बोल रहा है ना, 0 से 1, तो x का किस वैल्यू के लिए 0 से 1 है वो देख लेंगे। तो 0 से 1 ये हो गया, 0 यहाँ पर है, 0 से लेकर के 1, तो 0 से 1 अगर हम देखें, 0 से 1 ये है ना आपका, 0 से अगर 1 आप देखें, मतलब ये जो आप देखें इधर, किधर इधर होगा क्या, मुझे आना पड़ेगा इधर, हाँ ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, हाँ रुकिए आपको हाथ से दिखा रहे हैं, हाँ अब ठीक, ये 0 से 1 समझ गए, ये 0 से 1 यहाँ तक में आपको देखना है, समझ रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 1 में आपको देखना है कि कौन कौन सा कर्व आ रहा है हमारा। तो ये रेड वाला आ रहा है हमारा, ये रेड वाला आ रहा है हमारा, और आ रहा है क्या एग्जैक्टली 0 पे क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है हमारा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, 3 भी आ रहा है हमारा। तो ये कर्व यहाँ से यहाँ तक
हमारा आ रहा है और ये 3 आ रहा है। तो सबसे पहले ये पॉइंट निकाल लें। ये पॉइंट हमारा कितना आएगा, y का वैल्यू 1 रखिए, तो y का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो x का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, ये रेड वाला इधर था ना, y का वैल्यू 1 रखेंगे, इधर इधर से देखते हैं y का वैल्यू, ये रेड से ही कर लेते हैं ना, रेड था हमारा तो रेड से ही कर लेते हैं। y का वैल्यू 1 अगर हम रखें तो x का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है हमारा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 4/3 आ रहा है ना, 4/3। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4/3 कॉमा 1, 4/3 कॉमा 1, ये अच्छे से लिख लेंगे यार। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4/3 कॉमा 1। और ये पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, y का वैल्यू 0 रखिए, देखिए क्या आ रहा है, 0 रखेंगे तो ये आएगा 5 - 3x, तो x का वैल्यू आ गया आपका 5/3। तो ये जो पॉइंट है आपका ये आ गया 5/3 कॉमा 0। तो फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 ये वाला ग्राफ हमें देगा, ये वाला लाइन हमें देगा। तो 0 से 1 का x का किस वैल्यू के लिए है, 4/3 से लेकर के 5/3, और 3 पे भी हमारा 0 है ना, तो 0 1 इंक्लूड था ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ 0 और 1 दोनों इंक्लूड है। तो 0 से 1 तो हमारा ये वाला लाइन से आ गया, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 4/3 से लेकर के 5/3, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का वैल्यू 0 से 1 है। और 3 पे भी हमारा 0 है, 0 इंक्लूड था ना, 0 के लिए भी हमें बताना कि x का वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो 3 है यहाँ पर। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इधर ही लिखे क्या, इधर ही लिखिएगा, x बिलोंग्स टू 4/3 से 5/3 यूनियन 3। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा अगर f का वैल्यू हमारा 0 से 1 है तो। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, एफ का वैल्यू बोल रहा है -1 से 2, तो -1 इधर है, -1 से 2, 2 हमारा इधर है, -1 से 2। तो अब देखिएगा कहाँ से कहाँ, इस हाथ से दिखा रहे थे ना, अरे ये तो मेरा हाथ ही छोटा हो गया, बड़ा हो जाते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, हाँ इधर, तो हाँ अब ठीक है। कहाँ से कहाँ, अरे -1 ही छुप गया क्या, देखिए यहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है, और ऊपर यहाँ तक, ऐसा करते हैं, ऐसे समझिए, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे -1, ये क्या हो रहा है यार, उल्टा ही हो गया, कैसे दिखाया आपको, रुक जाइए, हाँ देखिए -1 इधर है, ये है -1 यहाँ पे है ना, मेरा हाथ में आपको दिख रहा है, ये -1 है, और 2 2 ये है, 2 ये है, ये दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच जो फंक्शन है हमारा, देखिए यहाँ तक, ये ब्लू वाला आएगा हमारा लाइन, और ये रेड वाला लाइन, और ये ग्रीन वाला, तीनों आ रहा है हमारा। तो ये तीनों को कवर कर रहा है, इधर आ जाते हैं। तो -1 से और 2 के बीच देखेंगे कि अगर फंक्शन का वैल्यू है तो x का वैल्यू हमारा क्या क्या है, तो -1 से 2 के बीच, तो ये हमारा है, आ रहा है -2 पे 2 है ना, ये पॉइंट हमारा कितना है, ये इस स्काई ब्लू वाले इक्वेशन में अगर आप 2 रखेंगे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 आ जा रहा है यार, हम कुछ गलत लिखे हैं क्या, एफ का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, -1 से 2, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गलत किए थे क्या, स्काई ब्लू वाला इक्वेशन निकालने में, लाइन का इक्वेशन निकालने में, y-3 इक्वल टू 3 -1 -2, नहीं सही तो है, फिर 2 पे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए है यार हम, एक बार चेक करेंगे यहाँ पर, ये -3 पे 3, -1 पे 1, इस लाइन का इक्वेशन कुछ गलत निकाले हैं क्या, y-3, अरे यार ये x माइनस माइनस +3 हो जाएगा ना, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये स्काई ब्लू से था ना, तो स्काई ब्लू से ही करेंगे, मुझे लगा कुछ गलत हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये जो लाइन है हमारा 0,0 से पास होना चाहिए, देख कर ही लग रहा है।
कोई बात नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास -x। तो ये लाइन हमारा y इक्वल टू -x है, 2 -x नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए, 2 -x। हाँ ठीक है। अब इसमें अगर y इक्वल टू -x में अगर हम 2 रखेंगे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आएगा हमारा -2। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2, ये पॉइंट हो गया हमारा -2, तो जब y का वैल्यू हमारा ये वाला लाइन, यहाँ से यहाँ आपको अभी देखना है, यहाँ से यहाँ अगर हम देखें फंक्शन का वैल्यू अगर हमारा -1 से 2 है, तो x का किस वैल्यू के लिए -1 से 2 है फंक्शन का वैल्यू, देख सकते हैं। -2 से -1 तक फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है, लिखते चलेंगे, रेड से ही कर लेते हैं ना। x बिलोंग्स टू -2 से -1, और -1 पे ओपन है ना शायद, ये ओपन सर्कल है, -1 पे ओपन सर्कल है, यूनियन आगे भी है ना, कहाँ गया, यहाँ तक है हमारा 2 तक, फिर -1 से 1 तक तो इसका वैल्यू 3 है, फिर 1 के बाद इसका वैल्यू 2 से कम और -1 के बीच है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक 3, 1 इंक्लूडेड है ना, 1 इंक्लूडेड है, तो 1 से लेकर के 3 कहाँ गया, यूनियन 1 से लेकर के 3। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड नंबर 2 से 3, फंक्शन का वैल्यू 2 से 3 कहाँ पर है, -3, -3 से -2 तक, 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो -3 से -2 लिखेंगे, बिलोंग टू -3 से लेके -2, -3 से -2 हम देख सकते हैं कि 2 से 3 के बीच में है फंक्शन का वैल्यू। फिर आगे बढ़े, फिर वैल्यू हमारा कम आ रहा है, 2 से कम आ रहा है ना, फिर -1 के बाद अगेन 3 आ रहा है जो कि 2 से 3 के बीच में है, तो -1 से लेकर के +1 तक हम जाएंगे, यूनियन -1 से लेकर के, ये -1 अच्छे से लिखेंगे, +1, 1 पे ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, -1 से 1 3 है वैल्यू, एक्चुअली 1 पे 2 है और 2 भी ओके है ना, हाँ 2 इंक्लूडेड है, तो -1 से लेकर के 1 पे क्लोज ही होगा हमारा, 1 पे वैल्यू 2 है हमारा, 2 भी अगर फंक्शन का वैल्यू है तो उस x को हमें उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और कोई वैल्यू है क्या, ना, और कोई वैल्यू तो नहीं है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, डी में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एस का वैल्यू -1 से बड़ा और 0 से छोटा, -1 से बड़ा और 0 से छोटा, और -1 0 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिए। तो एग्जैक्टली -1 जिस एक्स पे आ रहा है उसे हमें हटाना होगा, और 0 जिस एक्स पे आ रहा है वो हटाना होगा फाइनल आंसर में से। तो -1 से 0 अगर देखें तो ये रेड वाला लाइन इतना दूर जो यहाँ से आया है हमारा, तो यहाँ पर ये क्या था वैल्यू 5/3, तो 5/3 से अगर बड़ा लेंगे एक्स का वैल्यू तो वो -1 से 0 के बीच में आ जाएगा, 5/3 से 3 तक हमारा -1 से 0 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू 5/3 से लेकर के 3, 5/3 पे तो 0 आ रहा है, 0 हमें नहीं लेना है, तो 5/3 से लेकर के 3, और 3 भी नहीं लेना है क्योंकि एक्चुअली 3 पे हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और हाँ 2 पे ध्यान से देखिए, 2 पे क्या आ रहा है हमारा -1, और -1 भी हमें नहीं चाहिए, -1 से बड़ा चाहिए, तो 2 भी इसमें माइनस होगा, कहाँ गया, इसमें अलग से आप चाहे तो ऐसे 2 माइनस कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5/3 से लेकर के 2 यूनियन 2 से लेकर के 3, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये आंसर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इस ग्राफ का तो हमने कुछ यूज भी नहीं किया ना, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कि सबका यूज करना ही है, तो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्या अप्रोच रहेगा हमारा। देखिए मॉड लगाया ना, तो मॉड को ओपन करना होगा। मॉड को ओपन कैसे करेंगे, 1 और 3 पे चेंज हो रहा है मॉड का नेचर, इसका 1 पे और इसका 3 पे। तो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, 1 पे और 3 पे नेचर चेंज हो रहा है ना, 1 और 3 पे चेंज हो रहा है नेचर। तो अगर हम x का वैल्यू 3 से बड़ा माने तो ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो क्या बनेगा हमारा, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 3, बोले तो 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। और x का वैल्यू अगर हम 3 से छोटा और 1 से बड़ा ले, तो 3 से छोटा लेंगे तो ये तो निगेटिव हो जाएगा हमारा 3 से छोटा पे, और 1 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये निगेटिव के साथ। तो इसे पॉजिटिव के साथ खोले और उसे निगेटिव के साथ, तो निगेटिव साइड खोलेंगे तो क्या जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 3 माइनस 1 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 2। और 1 से छोटा कर ले एक्स का वैल्यू तो ये भी निगेटिव होगा और ये वाला भी हमारा निगेटिव के साथ खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि निगेटिव होगा तो अंदर निगेटिव होगा तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा, ये भी निगेटिव के साथ खुलेगा। तो क्या बनेगा हमारा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2x। तो अगर हम फंक्शन लिखना चाहे एफ एक्स, तो वो हमारा क्या बनेगा, अगर x का वैल्यू हमारा 1 से कम है, s का वैल्यू हमारा 1 से कम है, तो फंक्शन हमारा क्या है 4 माइनस 2x। x का वैल्यू हमारा अगर 1 से 3 है, 1 से 3 है, तो फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या है 2। और x का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू है हमारा कितना है 2x माइनस 4। अच्छा यहाँ पर आपके मन में ये डॉट नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ही 1 में आप इक्वल टू क्यों लगाए, यहाँ पर क्यों नहीं लगाए। आप दोनों में से किसी पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों x इक्वल टू 1 पे इधर से भी आपको 2 मिलेगा और इधर से भी 2 मिलेगा, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी एक में लगाइएगा, दोनों जगह पे नहीं लगाइएगा, नहीं तो लिखने का सही तरीका नहीं होगा फिर। ठीक है, हालांकि लगा देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y 1 पे दोनों से हमें y 2 ही मिलेगा। एग्जैक्टली 3 पे भी अगर देखें तो इधर से 2 मिल रहा है और इधर से भी देखिए 3 रख कर देखिए 2 ही मिल रहा है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब ग्राफ बना के देखें क्या, देखते हैं ग्राफ बना के, इधर बना लेते हैं। 1 और 3 पे नेचर चेंज हो रहा है ना, तो 1 से 3 तो इसका वैल्यू कितना है 2, 1 से 3 तक इसका वैल्यू कितना है हमारा 2। 3 के बाद इसका क्या है 2x माइनस 4। तो एग्जैक्टली 3 पे कितना है 2, तो 2 से शुरू होगा हमारा और 2x माइनस 4 कुछ इस तरह का बनेगा, y इक्वल टू 2x माइनस 4, ये y इक्वल टू 2। और x लेस देन 1 पे इसका नेचर क्या है हमारा 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस 2x कुछ इस तरह का होगा। एग्जैक्टली 1 पे इसका वैल्यू कितना है 2, तो 2 से शुरू होगा और इस तरह से जाएगा, तो इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, 0 पे कितना आएगा इसका वैल्यू, 0 पे आएगा 4। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ए बी सी डी, डी मैच कर रहा है ना, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन दे रखा था, अगर ऑप्शन नहीं भी देता तब भी हम करेक्ट ग्राफ निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसका डोमेन पे बात कर लेते हैं। डोमेन बोले तो वो एक्स का वैल्यू जिसपे वाई को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वाई को किससे दिक्कत हो सकता है, जब डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 हुआ तभी वाई को दिक्कत हो सकता है। और डिनोमिनेटर कब 0 होता है,
डिनोमिनेटर में क्या है हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स जब जीरो होगा तब डिनोमिनेटर हमारा जीरो होगा। साइन एक्स कब जीरो होता है? पाई पे, 2 पाई पे, जीरो पे। किस पे जीरो होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे हमारा जीरो होता है। तो एक्स इतना श्योर है कि हमारा, सबसे पहले अगर डोमेन का बात करें, इधर लिख ले क्या, डोमेन का बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन इज एनी इंटीजर। ठीक है, ये एन अच्छे से लिखेंगे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए हमारा एक्स, क्योंकि पाई का मल्टीपल अगर एक्स हुआ तो डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उस वैल्यू पे साइन हमारा जीरो होता है और डिनोमिनेटर में साइन ही है, तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास फंक्शन क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स का मॉड अपॉन साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ याद हो, याद है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब पढ़ के आए हैं आप? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इनइक्वालिटी, ये सब पढ़ के आए हैं? इनइक्वालिटीज पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं? उस पर ये पूरा सारा का सारा प्लेलिस्ट अपलोड है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इतना समझिए कि साइन का वैल्यू हमारा पॉजिटिव कहाँ पर होता है। अगर आप देखें अच्छे से इसे, तो जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और इधर माइनस पाई, और इधर -2 पाई, और इधर -3 पाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीरो से पाई तक पॉजिटिव है, फिर निगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई तक हमारा पॉजिटिव है, फिर निगेटिव, फिर 4 पाई से 5 पाई तक हमारा पॉजिटिव है, फिर निगेटिव। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 2n पाई से 2n+1 पाई तक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनइक्वालिटीज वगैरह में डिटेल में इस पर बात की है, और यहाँ पर अभी ग्राफ देख करके समझ सकते हैं, जीरो से पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर आगे तक अगर ये ग्राफ गया तो फिर क्या आएगा हमारा? 4 पाई से 5 पाई, 6 पाई से 7 पाई, ये सब हमारा पॉजिटिव है। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि 2n पाई से ले करके 2n+1 पाई तक साइन का वैल्यू हमारा कैसा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड साइन डायरेक्ट ऐसे ही खुल सकता है, तो फिर क्या बनेगा हमारा? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या वैल्यू आएगा हमारा? 1। क्या वैल्यू आएगा हमारा? 1। इसी तरह अगर निगेटिव का बात करें तो निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है हमारा? पाई से 2 पाई, 3 पाई से 4 पाई, 5 पाई से 6 पाई, ये सब वैल्यू हमारा निगेटिव है। मतलब x कहाँ से कहाँ तक है तब हमारा वैल्यू निगेटिव है? 2n+1 पाई से लेकर के 2n पाई के बीच में अगर x का वैल्यू हुआ तो साइन का वैल्यू हमारा निगेटिव होता है। अगर साइन का वैल्यू इस बीच निगेटिव होता है तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस साइन एक्स, ऐसा करते हैं ना, ऐसे लिखिएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1, और इधर खुलेगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू -1। अब आपको याद रहेगा, ऐसा करते स्टेप गायब नहीं करते, ये सही है। ठीक है, तो ये जो y का वैल्यू है हमारा, या तो 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है। 1 कहाँ पे होगा हमारा? 2n पाई से 2n+1 पाई के बीच, और -1 कहाँ होगा हमारा? 2n+1 पाई से लेकर के 2n पाई के बीच। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो बना सकते हैं क्या? इधर ही बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, एक स्लाइड ऐड करते हैं। हाँ, ऐड हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहली बात तो ये कि ये पाई का मल्टीपल पे डिफाइंड ही नहीं है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इधर क्या हो जाएगा हमारा? -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? 1, मान लेते हैं ये 1 है और ये -1। तो इसका दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 या तो -1। 2n पाई, 2n पाई बोले तो ये 0 है ना, तो 0 से पाई तक इसका वैल्यू कैसा है हमारा? 1, और 0 और पाई पे डिफाइंड ही नहीं है। फिर 2 पाई से 3 पाई तक इसका वैल्यू कैसा है हमारा? 1। फिर 4 पाई से 5 पाई तक इसका वैल्यू कैसा है हमारा? 1। और इधर अगर बात करें, अगर इसमें आप n का वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो -2 पाई से माइनस, अगर -1 डालेंगे इसमें, नहीं, सबसे पहले अगर 0 डाले तो 0 से इधर क्या आ जाएगा? 2 पाई। अगर -1 डाले तो ये क्या बनेगा? -2 पाई से
-2 पाई से पाई, माइनस पाई, -2 पाई से माइनस पाई, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 1। तो ये हो गया हमारा। अगर इसमें आप -2 डालेंगे तो -4 पाई से -3 पाई, इसका वैल्यू क्या होगा 1। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के इवन मल्टीपल ऑफ पाई तक, इसका वैल्यू क्या है -1। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के इवन मल्टीपल ऑफ पाई तक, इसका वैल्यू क्या है हमारा -1। इधर भी -1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से लेकर के इवन मल्टीपल ऑफ पाई तक, वैल्यू क्या है इसका -1। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ था ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर ना आप कॉमन सेंस से बिना ग्राफ बनाए ही बता सकते थे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखिए कैसे, ये तो फंक्शन ही नहीं है, एक्स का एक वैल्यू पे दो वैल्यू वाई वैल्यू दे रहा है ना, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है हमारा। और या तो वाई का वैल्यू 1 होगा या तो -1, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है 1 और -1 तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। या तो 1 होगा या तो -1। ये एक्स पॉजिटिव है तब थ्रू आउट 1 ही है, ऐसा थोड़ी था हमारा यार, ऐसा नहीं था ना। अच्छा एक्स पॉजिटिव है, ये तो डोमेन का भी ध्यान नहीं रखा कि पाई 2 पाई ये सब पे हमारा डिफाइंड ही नहीं है, सब पे क्लोज कर दिया ना, ये लाइन बना दिया। मतलब इधर कहीं पाई होगा तो पाई पे भी ये 1 बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है यार। ये तो डोमेन से ही खराब हो गया हमारा। और ये तो फंक्शन ही नहीं है हमारा, एक एक्स पे 2 वाई का वैल्यू हमें मिल रहा है, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। और ये क्यों रिजेक्ट हुआ था, अगर देख कर इसी बताना है तो 1 या -1 होगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सारा वैल्यू है वाई का लेकर के 0 से, ये तो एग्जैक्ट दिया नहीं है कहाँ तक ऊपर जा रहा है, लेकिन 1 और -1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए था वाई का, लेकिन यहाँ पर और भी वैल्यू है। तो ऐसे देख करके भी आप डायरेक्ट बता सकते थे कॉमन सेंस पे। हालांकि हम तो पूरा ग्राफ बनाए ना, पूरा ग्राफ बनाए, तो पूरा ग्राफ बनाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स, एक सेकेंड मुझे ऐसा लगा बज रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, और हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसका डोमेन में टोटल इंटीजर कितना होगा, इंटीजर काउंट हमें बताना है, ठीक है। तो उसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ना ऐसा है ना कि हम बैटरी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटरी डाउन हो गया है। तो बैटरी चेंज कर लेते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, रुकिएगा एक सेकेंड। आवाज आ रहा है क्या, अब सही है। नहीं तो ऐसा हो जाता है हम बोलते रह जाते हैं और आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, और एफ एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें डोमेन में बताना है कि टोटल कितना इंटीजर होगा। तो ऐसा करते हैं ना, डोमेन ही निकाल लेते हैं, बात खत्म। डोमेन में फिर देख लेंगे कितना इंटीजर है हमारा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है हमारे पास, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ बेस कितना है 0.5, और अंदर क्या है 5 - 2x अपॉन x। देखिए डोमेन बोले तो जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, मतलब जिस वो x का वैल्यू जिस पे फंक्शन को कोई खतरा नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना कि हम देख लेते हैं x का किस वैल्यू पे फंक्शन को खतरा है, उसके अलावा जो भी बचा वो हमारा डोमेन में आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर खतरा किससे होगा, जब ये रूट है ना, तो रूट के अंदर का चीज निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट का अंदर का चीज निगेटिव हुआ तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नंबर 1 लॉग ऑफ 0.5 बेस है ना, 5 - 2x अपॉन x, ये हमारा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ये हमारा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अगर आपको याद होगा जब हम लॉग पढ़ रहे थे, अगर बेस हमारा छोटा होता है, बेस हमारा छोटा होता है, तो यहां से हम बोल सकते हैं 5 - 2x अपॉन x
इनइक्वलिटी साइन फिर चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाता है। 0.5 का पावर क्या बनेगा हमारा 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 माइनस 2x, ये याद है ना आपको कि बेस छोटा होता है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है लॉग हटाने पर। नहीं याद है, लॉग नहीं पढ़े हैं क्या? हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, जा करके देख के आ सकते हैं आप, वहाँ पर जा करके देख के आ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लॉग के बारे में पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ा है ना लॉग, और काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे इंक्लूडिंग PYQ, जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस जो भी है। 0.5 का पावर 0 क्या आएगा हमारा 1, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा 5 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन 0। इधर आ जाते हैं तो यहाँ से आ गया 5 माइनस 3x अपॉन x इज लेस देन 0। ऐसा करते हैं ना, 3 से इसे डिवाइड देते हैं तो ये हमारा बनेगा 5 माइनस 5/3 माइनस x अपॉन x लेस देन 0। पॉजिटिव से डिवाइड दिए हैं तो इनक्वलिटी साइन हमारा चेंज नहीं होगा, और 0 को किसी से भी डिवाइड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। अब ऐसा करते हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा x माइनस 5/3 अपॉन x, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वलिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है। काफ़ी बार इस पर बात कर चुके हैं कि क्यों चेंज होता है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसे x माइनस 0 लिख सकते हैं क्या? तो x माइनस 0 लिख लेंगे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर नंबर लाइन पे किस पे 0 हो रहा है, 0 पे ना, फैक्टर हमारा किस पे 0 हो रहा है, 0 और 5/3। तो 5/3 से आगे प्लस लिखेंगे, फिर 5/3 आया ना, तो 5/3 किससे आया था, x माइनस 5/3, x माइनस 5/3 से। इसका पावर क्या है हमारा 1 जो कि ऑड है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। फिर क्या है 0, x माइनस 0 का पावर कितना है 1 जो कि ऑड है, तो साइन चेंज निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, कहाँ थे हम, अच्छा ये माइनस से मल्टीप्लाई किए हम, कहाँ थे, हाँ ये इनइक्वालिटी साइन चेंज कर लिए थे ना, हाँ चेंज कर लिए थे, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव कहाँ पर है, 0 से पहले और 5/3 के बाद, 0 से पहले और 5/3 के बाद। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो लॉग का चीज़ है ना हमारा, लॉग में क्या था हमारा 5 माइनस, इसे अलग लेके चले, पहले इसे अलग कर देते हैं। ये जो 5 माइनस 2x अपॉन x है ना हमारा, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि लॉग पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना हो कि लॉग पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अगर इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा बनेगा x माइनस 5/2, और नीचे में x, और 2 से डिवाइड किया है ना, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव से डिवाइड करने पर चेंज नहीं होता है। और x को x माइनस 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे, 5/2 और 0। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/2 के बाद प्लस लिख देंगे, और 5/2 इससे आया था ना, इस वाले से x माइनस 5/2 से, इसका पावर 1 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव। फिर क्या है 0, x माइनस 0 का पावर कितना है ऑड, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 देखना है कहाँ पर है, तो लेस देन 0 तो यहाँ पर है ना, और ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ना यहाँ पर, लेस देन है सिर्फ, तो 0 से 5/2। तो जो फाइनल आंसर हमारा होगा, हमें तो दोनों का बात मानना होगा ना, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन से का बात करें तो ये बोला 0 से 5/2 ना, तो इधर ही बनाने की कोशिश करें क्या, 0 से 5/2, 0 से 5/2 इधर आ जाएगा, 5/2 पे इंक्लूड नहीं है ना, ये रहा, मान लेते हैं ऐसे बनाइए, 0 से ये मान लेते हैं 5/2। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है हमारा, 5/3 से लेकर के 5/2। अच्छा एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है ना, बस निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये अंदर का चीज़ 0 भी हो सकता है, 0 का रूट तो डिफाइंड है ना हमारा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ जहाँ छूटा था वो आप कर लीजिएगा, ये छूट गया था गलती से, 0 पे तो ओपन ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो 5/3 से 5/2, तो 5/3 तो हमारा इंक्लूड हो जाएगा ना,
क्योंकि इक्वल भी है हमारा, 5/3 पे एग्जैक्टली ये 0 आ रहा है, तो 5/3 से फाइनल जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग्स टू 5/3 से लेकर के 5/2। ये 5/3 से लेकर के 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर, कहाँ थे हम, हाँ इधर, 5/3 से 5/2 वो हमारा आया था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये तो आंसर पहुंच गया यार, ये नहीं चाहिए था। कहाँ थे हम अभी, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ये आया। तो बेसिकली हम यहाँ पर किए क्या है कि अगर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यार ये इधर उधर हो गया ना। हम शायद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे ना। हाँ, वो इधर उधर ख्यालों में खो गए, तो भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे। तो ये हमारा फाइनल एक्स का वैल्यू आया, हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग इन द डोमेन। तो डोमेन हम निकाल चुके हैं, तो इसके पीछे इंटीजर देख लीजिए, 5/3, 5/3 आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 पॉइंट समथिंग, और ये 5/2 बोले तो 2.5, यही है ना हमारा। तो 1 पॉइंट समथिंग से लेकर के 2.5, सिर्फ एक ही इंटीजर हुआ ना हमारा, सिर्फ 2। तो नंबर ऑफ इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, 1। अच्छा हाँ, यहाँ पर ऑप्शन में 2 है, बट याद रखिएगा आपको नंबर ऑफ इंटीजर बताना था, नंबर ऑफ इंटीजर लाइंग इन द डोमेन, तो वो हमारा 1 ही होगा ना। इंटीजर वैल्यू तो हमारा 2 है, लेकिन ऐसा नंबर ऑफ इंटीजर हमारा कितना है, सिर्फ एक ही है, तो हमारा आंसर होगा 1। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन, और डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन हमारा क्या है, इंटीजर, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, -1 का पावर x-1, ठीक है। तो हमें इसका रेंज बताना है। देखिए अभी तो कॉमन सेंस का बात है ना, -1 का पावर क्या है, x-1, x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, तो x हमारा क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, और इसमें -1 कर रहा है ना, तो ये जो -1 का पावर है वो हमारा क्या क्या हो सकता है, -1 करेंगे तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक तरीके से ये हो गया ना, -1 का पावर होल नंबर हो गया हमारा। अब देखिएगा, -1 का पावर अगर हम इवन नंबर रखते हैं, इवन नंबर, तो वो हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है। और -1 का पावर अगर हम ऑड रखें, मतलब ऑड नंबर, ये टाइम, ऑड का क्या मतलब, ऑड नंबर ऑफ टाइम मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं 3, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, -1 -1 -1, तो ये हमारा क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना हमेशा। और अगर इवन नंबर है, मान लेते 2 बार है, तो ये -1 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, इवन मतलब 2 4 6, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 6 बार मल्टीप्लाई होगा, अगर इवन पावर है तो यहाँ से हमेशा आपका 1 ही आएगा। तो -1 का पावर
इवन रखने पर 1 आ रहा है, ऑड रखने पर -1 आ रहा है। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं, तो दो ही पॉसिबल वैल्यू, और यहाँ पर होल नंबर है ना, तो इवन और ऑड। जीरो रखने पर क्या आएगा? जीरो रखने पर 1 ही आता है, -1 का पावर 0 क्या आता है हमारा 1। तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है, -1 और 1, -1 और 1। तो होल नंबर में से अगर 1 3 5 7 ये सब रखे तो -1 आएगा, और 0 2 4 6 8 रखे तो 1 आएगा। दो ही पॉसिबल वैल्यू है, -1 और 1। तो ये सही हो गया। और जीरो, नहीं जीरो नहीं आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता है, बात खत्म। और ये तो -1 से 1 के बीच का सारा नंबर बोल रहा है, ये तो एकदम ही गलत हो गया ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर -x प्लस ई का पावर x इज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर x प्लस, ये दो बार कॉमा हो गया ना, एक बार काट दीजिएगा। ई का पावर -x बोले तो 1 अपॉन ई का पावर x। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई का पावर x हमारा पॉजिटिव होता है। ई का पावर x का ग्राफ कैसा होता है हमारा? ऐसा होता है ना। तो ई का पावर x का वैल्यू हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर के लिए आपको याद होगा सीक्वेंस सीरीज में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अभी का पावर एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये चीज लगा सकते हैं क्या? तो ये हमारा बनेगा ई का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई का पावर एक्स अपॉन 2। ये क्या हो गया हमारा? ए एम बोले तो अर्थमेटिक मीन। सीक्वेंसेस पढ़ के आए हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब पढ़ के आए हैं ना? नहीं पढ़ के आए हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वो आप जा करके देख सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना समझिए कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम हमारा होता है। जी एम कैसे निकालेंगे? ई का पावर एक्स इंटू 1 अपॉन ई का पावर एक्स, उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब दो नंबर का जीएम कैसे निकालते हैं? उन दोनों का प्रोडक्ट का पावर 1/2। तो ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, ये एक्स अच्छे से लिख लीजिएगा। ये दोनों तो हमारा कैंसिल, क्या बचा? 1। 1 का पावर हाफ 1 ही आता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ई का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई का पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा? 2। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2। तो ये क्या था हमारा? एफ एक्स था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हालांकि जब डिफ्रेंसिएशन ये सब पढ़ लेंगे तो हम दूसरे तरीके से भी आपको बताएंगे कि ई का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई का पावर एक्स का मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होता है। तो ये फिलहाल हम डिफ्रेंसिएशन पढ़े नहीं है ना, आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन में, तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल अभी ऐसे आप ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा के आप इसे समझ सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? सी ऑप्शन ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारा का सारा सवाल अब खत्म हो चुका है, और सवाल ये हमारा खत्म हो चुका है। तो आज हम काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व किए ना, काफी सारा क्वेश्चन सॉल्व किए। एक क्वेश्चन था क्या? बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत सारा। ये कौन सा क्वेश्चन है यार? ये क्वेश्चन हमारा कौन है? 4th नंबर। तो और इन सभी का आंसर भी दिया हुआ है ना, इन सभी का आंसर भी दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा सवाल आपको खुद से सॉल्व करना है, मेरा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किए थे देखे थे आप? कैसे सॉल्व किए थे? जैसे से बोलते गए वैसे से करते गए। ए में क्या पूछा था? एफ ऑफ -4 जी ऑफ 3 निकाल लिए। बी में क्या पूछा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो देख लिए -2 और 2 पे हमारा सेम है। सी में हमसे क्या पूछा? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू -1। तो एफ एक्स का वैल्यू -1 कहाँ पे आया था? -3 और 4 पर, तो -3 और 4। डी में हमसे क्या पूछा था? ऑन व्हाट इंटरवल एफ इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? मतलब घटता हुआ, एफ के बारे में पूछा है ना। हाँ, तो घटता हुआ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर आगे आगे तक घट ही रहा है, 0 से 4 तक घट ही रहा है, तो 0 से 4 तक घट रहा है। ये क्या 2 से 4 क्यों लिखा है हमने? 0 के बाद घट रहा है ना, ये सही कर लीजिएगा। 0 से
4, एफ जो है हमारा 0 से 4 घट रहा है ना, 2 से 4 कहाँ, 0 से 4 ही घट रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक गलती था, अच्छा हुआ दिख गया। फिर आए क्या बोल रहा था हमसे, डोमेन और रेंज निकालने के लिए। डोमेन और रेंज किस तरीके से निकालते हैं, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये थर्ड नंबर देखिए, ग्राफ से फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, या फिर फॉर्मूला उससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम देखें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। हालांकि ये मोनोटोनिसिटी में फिर से हम बात करेंगे इस पर आगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी। तो सारा का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आगे क्या, क्वेश्चन डिस्कशन खत्म हो चुका है हमारा। तो अगेन आपसे हम बोलना चाहें कि सारा का सारा क्वेश्चन खुद से एक बार अटेम्प्ट लेकर के आए, ठीक है, तभी फायदा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं हम देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर देखेंगे, फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शन देखेंगे, और फिर अलजेब्रा पे बात करेंगे फंक्शन का, कि अगर दो फंक्शन को सम करते तो उसका डोमेन रेंज पे बात करेंगे। फिर देखेंगे इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता है। फिर देखेंगे बॉन्डेड फंक्शन हमारा क्या होता है। फिर देखेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे फंक्शनल रूल पे, वो मैनिपुलेट करके देखेंगे कि हाँ फंक्शन हमारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।